कर रहे थे कि हाउ टू प्रिपेयर GS1, जिसमें हमने पॉइंट 6 से लेके पॉइंट 17 तक डिस्कस कर लिया था। अब आते हैं पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 5 तक ऑन द सिलेबस। ठीक है, सो पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 अगर इसे आप देखेंगे तो ये एक एक पॉइंट एक पर्टिकुलर बुक से पढ़ना पड़ेगा, मतलब ऑल टुगेदर 3 से 4 बुक फिनिश करनी पड़ेगी अगर हमें टोटलिटी में इस पूरे टॉपिक को कवर करना है। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो स्कोप ऐसा होता है, UPPCS का तो खैर चलिए आप प्रीवियस ईयर से पता कर सकते हैं, थोड़ा सा स्कोप लिमिटेड रहता है। पर अगर आप UPSC और PSC दोनों का साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि नोट्स बनाएं तो फिर आपको एक एक बुक, दो बुक भी पढ़ लेंगे पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, तब भी आप फिनिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो स्कोप है ना वो अनलिमिटेड है। ठीक है, और ऊपर से अगर कुछ नया डिस्कवरी हो जाता है तो फिर वो हमारे सिलेबस में एडिशनल पार्ट हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम कोशिश करेंगे कि अपने स्कोप को ओवरऑल हमें हिस्ट्री पता होना चाहिए कि किसके बाद में क्या आया, ओवरऑल जो टाइम लाइन है हमारा कि चलिए ठीक है, जो अपना स्टोन एज आया, स्टोन एज के बाद में आयन एज आया, आयन एज के चालकोलिथिक एज आया, चालकोलिथिक के बाद में आयन एज आया, ऋग्वैदिक पीरियड, लेटर ऋग्वैदिक पीरियड, महाजनपद, मौर्यन, ऐसे करते करते हमें एक के बाद एक चीज़ें पता होनी चाहिए और उसके बाद में हमको उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का ओवरऑल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड बेसिक फीचर अगर हमको पता है तो अगर बेसिक फीचर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का पता है और उसमें उस पीरियड से अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आपके पास में 3 या 4 एग्जाम्पल हैं उस पर्टिकुलर पीरियड को लेकर, तो आप 5 से 6 पॉइंट बना देंगे और अपना आंसर फिनिश कर सकते हैं अलॉन्ग विथ और आपको जोग्राफिकल फीचर पता होगा तो एक मैप बना दीजिएगा जहाँ पे आप शो कर सकेंगे कि ये वाला जो ईरा है वो इंडिया के किस पार्ट में डेवलप हुआ था। ठीक है, तो ओवरऑल पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। हिस्ट्री के जितने भी टाइम पीरियड हैं, ठीक है, उस टाइम पीरियड को लेकर आपके पास में इन 7 पॉइंटर्स के ऊपर कम से कम 5-5 पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, विथ एग्जाम्पल। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेते हैं, ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड ओरिजिन पता होना चाहिए कि कौन से BC से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक था। ठीक है, उसमें भी अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो हड़प्पन पीरियड और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो भी 3 पीरियड में डिवाइड हुआ है ना, अर्ली एंड उसके बाद में अर्ली हड़प्पन पीरियड, देन आपका आता है एडवांस वाला और उसके बाद में लेटर हड़प्पन पीरियड, है ना। तो ये आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। कितने वर्ड्स का राइटअप होना चाहिए, 50 वर्ड्स का, 50 to 100 वर्ड्स, मैक्सिमम 100 वर्ड्स का होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 50 वर्ड 100 वर्ड पता है तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में उस पर्टिकुलर पीरियड का इकोनॉमिक कंडीशन पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कंपेयर करते हैं इंडस वैली को ऋग्वैदिक पीरियड को, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले आया था, ऋग्वैदिक पीरियड बाद में आया है। बट अगर हम इकोनॉमिक कंडीशन देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन कल्चर था। ठीक है, जहाँ पे एडवांस्ड सारी चीज़ें एडवांस थी, कंस्ट्रक्शन से लेके आर्किटेक्चर से लेके ट्रेड, कॉमर्स, उसके बाद में हमारा आउट ऑफ इंडिया भी ट्रेड होता था, है ना, फॉरेन पॉलिसी वगैरह भी थी उनकी। उसके साथ साथ में काफ़ी जो सोसाइटी थी वो काफ़ी ओपन थी, है ना। तो बट एज़ कम्पेयर टू ऋग्वैदिक पीरियड जो थे वो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी। ठीक है, और वो रूरल एरिया था, दोनों का जोग्राफिक कंडीशन अलग था, है ना। तो इस तरीके से तो आपको इकोनॉमिक कंडीशन पता होना चाहिए उस पीरियड में कि लोग पैसे कहाँ से कमाते थे, कि पैसे उन लोग अर्बन सिविलाइजेशन था, ट्रेड एंड कॉमर्स करके पैसे आते थे, कि एग्रीकल्चर खुद का उगा के खुद का खाते थे। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन होने के बाद में उस पर्टिकुलर पीरियड का सोशल कंडीशन पता होना चाहिए। अगेन 50 to 100 पॉइंट्स ऑन ईच, एंड व्हेन यू आर राइटिंग 50 to 100 पॉइंट्स ऑन योर नोट्स, तो मेक श्योर कि उस 50 वर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल लिखेंगे रादर देन जेनरिक स्टेटमेंट। क्योंकि जेनरिक स्टेटमेंट ना, जब आप आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो जैसे आप 3-4 टेस्ट देते हैं ना, तो 5वें-6वें टेस्ट के बाद से, मॉक टेस्ट के बाद से आपको जेनरिक स्टेटमेंट बनाने, इनिशियली आप फर्स्ट और सेकेंड टेस्ट में, ट्रस्ट में आपका टेस्ट बहुत बुरा जाएगा। दैट इज़ वन ऑफ द होल रीज़न। हम करते क्या है कि हम अपना टेस्ट, हम क्या टॉपर्स का कॉपी देखते हैं, और टॉपर्स लोग की ना प्रैक्टिस इतनी अच्छी होती है कि उनकी कॉपी बहुत ब्यूटीफुल दिखती है, हैंड राइटिंग भी अच्छी दिखती है। ठीक है, उनका कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है, बट वो जो कंटेंट है ना वो उसमें से अगर आप देखेंगे तो उसमें जेनरिक स्टेटमेंट बहुत सारे होते हैं और एग्जाम्पल 2 या 3 होते हैं। तो जेनरिक स्टेटमेंट लिखने के बाद में आपने अगर 1 या 2 स्पेसिफिक एग्जाम्पल भी लिख दिया ना, तो वो आपके आंसर को एवरेज से अबव एवरेज बना देता है। तो इसलिए
आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप 3-4 टेस्ट देने के बाद में गुड जेनरिक स्टेटमेंट विद गुड लैंग्वेज, 4-5 गुड इंग्लिश के वर्ड्स या फिर 4-5 गुड हिंदी के वर्ड आप 4-5 टेस्ट के बाद में आप भी वो प्रोड्यूस कर सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए नोट्स के पार्ट में जब भी मैं नोट्स बनाती हूँ तो जेनरिक स्टेटमेंट मेरे नोट्स में एक भी नहीं पाएंगे आप। अगर मैं 50 to 100 वर्ड्स का नोट्स बनाती हूँ तो उसमें 40 वर्ड्स कम से कम उस सिर्फ एग्जाम्पल में ही रहेगा। स्पेसिफिक एग्जाम्पल या स्पेसिफिक टाइम पीरियड या स्पेसिफिक कोई टर्म है तो उसको मैं अपने नोट्स में लिखती हूँ। तो ये भी आपको करना है, ठीक है, क्योंकि यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस कि जो जेनरिक स्टेटमेंट है, जेनरिक चीज़ें जो लिखेंगे हम वहाँ जाके वो हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। वंस वी हैव 5-6 टेस्ट का हमें प्रैक्टिस हो जाए तो जेनरिक स्टेटमेंट अपने आप प्रोड्यूस करता है इंसान। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, कल्चरल एस्पेक्ट पता होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू कल्चर। कल्चर में अगर कोई आर्ट है, स्पेसिफिक आर्ट फॉर्म है, स्पेसिफिक आर्किटेक्चर है, इसके साथ में कुछ स्पेसिफिक आपका सोसाइटी में अगर कुछ फेमस डांस फॉर्म है या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जो स्पेसिफिक टू दैट सोसाइटी है, उसका एग्जाम्पल आप रेडी रखिएगा। इसके बाद में साइंटिफिक एस्पेक्ट देखिए, इंडियन सोसाइटी जो है सिंस एवर द हिस्ट्री नोन, तब से हर एक टाइम पीरियड में कोई ना कोई स्कॉलर आया है। इवन दो ऋग्वैदिक पीरियड को आप रूरल एरिया बोलते हैं, मगर ऋग्वैदिक पीरियड हैज़ प्रोड्यूस्ड मैनी स्कॉलर्स। जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो ऋषि मुनि कौन होते हैं? ऋषि मुनि स्कॉलर्स ही होते हैं, राइट। और वो हर एक आस्पेक्ट में देखिए, अगर आप ऋग्वेद, जितने भी वेद, 4 वेद जो है, वो 4 वेद को जब इंटरप्रिटेशन देखेंगे, जब उसके कंटेंट देखेंगे, तो जितना भी साइंटिफिक एस्पेक्ट है आपको उस वैदिक लिटरेचर में आपको सारे का इन डिटेल वर्जन आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप ब्लैक होल थ्योरी देखेंगे तो मीनाक्षी टेम्पल में भी ब्लैक होल थ्योरी का, जबकि ब्लैक होल हो गया, ठीक है, ओजोन लेयर हो गया, ये सब चीज़ें हमें अभी 50-60 साल से पता चल रही है ना, न्यूज़ में तब से आ रहा है। पर अगर आप मीनाक्षी टेम्पल देखेंगे, आप मीनाक्षी टेम्पल देखिए कब बना है, उसमें मीनाक्षी टेम्पल में पेंटिंग बनी हुई है विच इज़ डिपेक्टिंग योर ब्लैक होल थ्योरी, दैट इज विच इज़ ऑल्सो डिपेक्टिंग योर ओजोन लेयर, ठीक है। तो इंडिया में हमेशा से ही साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ था, तो इसलिए हर टाइम पीरियड का कौन सा साइंटिफिक स्कॉलर आया है विथ एग्जाम्पल, 2 या 3 एग्जाम्पल ही रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेन एम क्या है कि जितना एग्जाम्पल हम नोट करें उसे प्रोड्यूस कर पाएँ। पता चला कि आप इंडिया ने बहुत सारे साइंटिस्ट लोग को प्रोड्यूस किया, तो आप लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट बना दिए ताकि आप कहीं भी मिस मत करें। ऐसा आप मत करिएगा, अगर लिस्ट बनाएंगे तो आप वो लिस्ट को याद नहीं रख पाएंगे, सिर्फ 2-2, 3-3 एग्जाम्पल रखिएगा। हर पीरियड का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये बहुत ईजी होता है याद करने के लिए, ठीक है। अगर हम इंडस वैली से स्टार्ट करते हैं तो इंडस वैली समवेयर इधर था, ठीक है। जैसे ही ऋग्वैदिक आया थोड़ा सा यहाँ पे टर्न हुआ, उसके बाद में लेटर वैदिक थोड़ा यहाँ पे हुआ, मौर्यन पीरियड जो हुआ वो यहाँ पे हुआ, मौर्यन एंड महाजनपद एज है ना, और फिर यहाँ पे चोलास, पांड्याज एंड वो सब चीज़ें हुई। तो अगर आपको ज्योग्राफिकल फीचर याद है और किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल, किसी पर्टिकुलर पीरियड को लेके आपसे बात कर दी गई, और उस पर्टिकुलर पीरियड का अगर आपको ज्योग्राफिकल फीचर याद है और आपके पास में सिर्फ 1 या 2 एग्जाम्पल है, ज़्यादा कुछ लिखने को नहीं है, तो स्पेस भरने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैप में उस पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है उसका लोकेशन, 1-2 लोकेशन के साथ में स्पेसिफिक सिटी का नाम डाल दीजिएगा और उसे शो कर दीजिएगा। इससे आपका स्पेस भी भर जाएगा, और अगर मैप या डायग्राम अगर आप शो करते हैं ना, तो वो ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है एज़ कम्पेयर टू राइटिंग, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गुड क्वालिटी कंटेंट की वैल्यू नहीं है। देयर आर पीपल जो बहुत ज़्यादा मैप नहीं बनाते हैं, जो बहुत ज़्यादा फ्लो चार्ट डायग्राम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिकॉज दोज आर द पीपल, दोज आर द टॉपर्स जिनके पास में बहुत 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 अच्छा कंटेंट होता है। बहुत अच्छा कंटेंट आपके पास में भी होगा, मगर कितने क्वेश्चन के लिए? 20 क्वेश्चन में से 13 या 14 क्वेश्चन के लिए अच्छा कंटेंट होगा। इनफैक्ट 10 क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा कंटेंट होगा, 3 या 4 क्वेश्चन के लिए एवरेज होगा, और 4-5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे ही आएंगे जहाँ पे आपको ऑन द स्पॉट सोच के लिखना होगा। और जब ऑन द स्पॉट सोचने लिखना होता है तो कंटेंट कम होता है ना, या फिर होता भी है उसके बाद भी हम, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो वहाँ पे आपका मैप बहुत काम आएगा। तो सब कुछ याद रखें। अगर आपको हिस्टोरिकल डेट याद नहीं है इंडस वैली का, ऋग्वैदिक का, तब भी आप जेनरिक चीज़ें बना सकते हैं। बस एक ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपको स्पेस फिल करने में काम आएगा मैप बना के, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो हर एक टाइम पीरियड का ये है ओवरऑल स्ट्रक्चर।
हर एक स्ट्रक्चर के एक एक पॉइंट के ऊपर आप 50-50 वर्ड का राइटअप रेडी रखिए तो आप अच्छा खासा आंसर बना सकते हैं। तो अब किस किस टाइम पीरियड के उस स्ट्रक्चर के बेस पे बनाना है, तो देखिए सबसे पहले आप प्री हिस्टोरिक कल्चर के बारे में, पालोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक जो कि स्टोन एज का पार्ट है, चाल्कोलिथिक, उसके बाद आयरन एज, उसके बाद में इम्पैक्ट ऑफ आयरन एज। पालोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक ये सब आपको कहाँ से पढ़नी है? एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में ही आपको इनफ कंटेंट मिल जाएंगे। आपको कितने चाहिए? 50 वर्ड चाहिए ना हर चीज़ के ऊपर। 50 वर्ड्स आपको एनसीईआरटी से मिल जाएंगे। उसके अलावा आप दूसरी बुक में जाने का सोचिए भी मत। एनसीईआरटी से ही आपको इनफ एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मीजोलिथिक के बारे में पूछ लिया। मीजोलिथिक में आपको पूछ लिया कि व्हाट वाज द एडवेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन द मीजोलिथिक पीरियड, अगर ऐसा कुछ पूछता है आपसे तो मीजोलिथिक में ही तो हमारा भीमबेटका था, ठीक है। जोगीमारा पेंटिंग जो छत्तीसगढ़ में मिली है, भीमबेटका पेंटिंग मध्य प्रदेश में मिली है। 2 एग्जाम्पल हो गए ना आपके। इसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो कुमाऊं हिल्स जो है अपना उत्तराखंड में, वो 3 एग्जाम्पल हो गया। एक आंसर में 3 स्पेसिफिक एग्जाम्पल आपको पता है तो, और उसके बाद में लोकेशन, उसका जोग्राफिकल लोकेशन पता है तो आप एक तो पहले बात इंट्रोडक्शन में ही एग्जाम्पल डाल देंगे। वो डालने के बाद में उस चीज़ को आप मैप में शो कर देंगे और फिर जेनरिक पॉइंट जो आपको पता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में वो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको इन सब के बारे में सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडिवल इंडिया के ऊपर घटना चक्र में बहुत ज़्यादा नोट्स आपको मिलेंगे नहीं। सिर्फ घटना चक्र में आपको आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर के ऊपर, टेम्पल वगैरह के ऊपर अच्छे खासे नोट्स मिल जाएंगे। मगर इन सब टाइम पीरियड के बारे में एनसीईआरटी के बुक है ना, वो आपके इनफ होगी, क्योंकि अपने को सिर्फ 5 पॉइंट चाहिए। 5 पॉइंट से ऊपर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब नोट्स में रहने की ज़रूरत नहीं है। 5 अगर स्पेसिफिक पॉइंट हमें पता है तो 2-3 जेनरिक पॉइंट हमारा दिमाग वहाँ पे प्रोड्यूस करता है। 7 या 8 जेनरिक पॉइंट हो गए और एक मैप में जोग्राफिकल लोकेशन पता है, आपका आंसर फिनिश हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा कंटेंट कलेक्ट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। इसके बाद में हाँ, अब इन सब टाइम पीरियड, जितने भी टाइम पीरियड है ना, पालोलिथिक एज हो गया, मीजोलिथिक हो गया, नियोलिथिक हो गया, चाल्कोलिथिक हो गया, इसका स्पेसिफिक कल्चर आपको पता होना चाहिए कि उस वहाँ पे किस टाइप का कल्चर था। पालोलिथिक में अगर आप देखेंगे तो पालोलिथिक वालों ने भी अपना पेंटिंग बनाई है। अपर पालोलिथिक से पेंटिंग स्टार्ट हुई, लोअर पालोलिथिक में पेंटिंग इंडिया में देखने को नहीं मिली है। तो लोअर पालोलिथिक की जो पेंटिंग है एज़ कम्पेयर टू मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक, उस पर जो पेंटिंग थी वो बड़ी बड़ी पेंटिंग थी, ठीक है। और जो एनिमल फिगर था वो बड़ा था, मैं अपर पालोलिथिक की बात कर रही हूँ। और जो ह्यूमन को डिपेक्ट किया है वो छोटा है। तो अगर इस टाइप की पेंटिंग हम देखते हैं तो इससे क्या पता लगता है कि जो ह्यूमन था वो अपने आप को बहुत छोटा समझता था और जो उसको जो एनिमल को फेस करना है वो बहुत बड़े एनिमल थे, ठीक है। क्योंकि उस समय पे हम स्टोन एज की बात कर रहे हैं ना, आयरन की डिस्कवरी हुई नहीं थी वहाँ पे। उसके बाद में जैसे ही आप देखते हैं कि जैसे हम पालोलिथिक से मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक में आते हैं, जो डिपिक्शन ऑफ पेंटिंग है वो एकदम डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक में जो एनिमल फिगर है वो छोटे छोटे होने लग गए, क्योंकि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल को आप घर में कब रख पाएंगे? जब उनसे आपको फियर नहीं होगा, जान का खतरा नहीं होगा। ये हम तब कर पाएंगे जब हमारे पास में जो टूल्स हम यूज़ कर रहे होंगे वो काफ़ी शार्प होंगे, मतलब हमारे पास में ऐसा टूल अवेलेबल है जिससे अगर इंसान की जान को खतरा है तो हम उसको मार सकते हैं और अपने आप को सेव कर सकते हैं। तभी तो हम उस एनिमल को डोमेस्टिकेट करेंगे, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर हमें पता है तो हम आंसर बना सकते हैं वहाँ जाके। इसलिए जोग्राफिकल एस्पेक्ट को आपको बस ध्यान में रखना है। तो ये कल्चरल एस्पेक्ट है कि पहले लोग कैसे रहते थे, तो हर एक टाइम पीरियड में जो कल्चरल एस्पेक्ट है वो डिफरेंट होगा। वे ऑफ लाइफ धीरे धीरे करके चेंज होती जाएगी। जैसे कि पहले हम जानवरों को मारते थे, तुरंत पकाते थे और खाते थे, ठीक है। जब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट कर दिया तो हम एनिमल को घर में रखने लग गए, जब ज़रूरत पड़ी तब उसे मार के खाए। फिर डिस्कवरी ऑफ फायर हो गई। फायर की डिस्कवरी करने से क्या होता है कि जो फूड की शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। अगर पका के खाना खाएंगे तो हमें राइट अवे खाना नहीं खाना पड़ता है ना, वो 2-3 दिन तक हम स्टोर कर देंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर तो वे ऑफ लाइफ कैसे चेंज हुई एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड तक, इसका आपको ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए। किस तरीके का आर्ट फॉर्म था, उसके बाद में फार्मिंग कम्युनिटी, जो पेस्टरल कम्युनिटी है उसका जो फीचर था, दो तीन फीचर आपको याद रखने हैं, एक दो एग्जाम्पल रखने हैं, ठीक है। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन मैं टाइम एंड अगेन बोल रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ, बस जोग्राफिकल फीचर अगर आपको पता है ना तो आपका आंसर बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं। उसके बाद में उस सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, वो एनसीईआरटी की जो बुक है ना, इंट्रोडक्शन टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उसमें आपको इनफ पॉइंटर मिल जाएंगे। हमको सिर्फ 5
5 पॉइंट्स की आवश्यकता है और 2 एग्जाम्पल की, आपको उस बुक से इनफ पॉइंट मिल जाएंगे। इसके बाद में अगर आप जब आंसर राइटिंग करेंगे तो एक कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड का जब आंसर राइटिंग हम करेंगे तो उसका मॉडल आंसर होता है। तो मॉडल आंसर में अगर कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल है जो कि आपके नोट्स का पार्ट नहीं और आपको लगता है कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उसको ऐड कर लीजिए, है ना। तो बेसिक जो नोट्स रहेगा वो आप NCERT से बनाइए, उसके बियॉन्ड मत जाइए। और जो वैल्यू एडिशन करना होगा ना, तो वो ओनली IAS का जो डॉक्यूमेंट आता है, विजन का डॉक्यूमेंट आ गया, इसके साथ साथ में जो हम टेस्ट सीरीज़ देंगे उसके जो मॉडल आंसर हो गए, इन सब चीज़ें में हमको वैल्यू एडिशन बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद में इंडस वैली अगर हम डिस्कस करते हैं तो इंडस वैली के जो आपको क्या क्या कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। एक तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको इंडस वैली के ऊपर बनाना है, 50 पॉइंट्स ऑन ईच आस्पेक्ट, ठीक है। इसके अलावा भी स्पेशल फोकस कहाँ रखना है आपको, इंडस वैली की जो मेजर सिटीज़ कहाँ कहाँ पे थी और इसके लोकेशन मैप में आपको डिपिक्ट करना आना चाहिए। टाउन प्लानिंग की जो निटिग्रिटीज़ हैं, किस तरीके से 90 डिग्री एंगल्स में, और जो लोअर फोर्ट एंड अपर फोर्ट जो है ना, लोअर सिटी एंड अपर सिटी, सिटाडेल एंड ऑल, ये टाउन का स्ट्रक्चर, टाउन प्लानिंग आपको पता होना चाहिए। फिर कहाँ कहाँ से ट्रेड करते थे, तो हम महाराष्ट्र वाले रीजन से क्या ट्रेड करते थे, गुजरात से क्या ट्रेड करते थे, इसके बाद में मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है वहाँ से हम क्या लेके आते थे, अफ़गान से हम क्या लेके आते थे, ये सब हमें पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर में हम क्या चीज़ें यूज़ करते थे, काऊ था कि नहीं, किस तरीके के एनिमल थे। इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पे डेवलप हुई है, इंडस्ट्री और उसके लोकेशन मैप में डिपिक्ट करना आना चाहिए। किस तरीके का क्राफ्ट था, आर्टिफैक्ट्स कौन कौन से मिले हैं और कौन कौन से लोकेशन से मिले हैं, कौन कौन सी इमेजेस मिली है और उस इमेज में क्या डिपिक्ट करने की कोशिश किया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का कल्चर कैसा था, किस तरीके की सोसाइटी थी, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, ये पता होना चाहिए। वहाँ पे किस टाइप का रिलीजन था, वेट्स एंड मेजर्स क्या थे और वो डिक्लाइन क्यों हुआ। इसके बारे में भी जो इंट्रोडक्शन टू, जो रेड वाली बुक है इंट्रोडक्शन टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इनफ आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे ऑन ऑल दीज आस्पेक्ट। आपको और किसी बुक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वैल्यू एडिशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने NCERT के बुक के इन्फॉर्मेशन को ही आपने प्रोड्यूस कर दिया, इनफ आपका अबव एवरेज आंसर बन जाएगा। अच्छा, इसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, तो आप क्या करिए, मेरे चैनल पे ही मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो NCERT है उसके वीडियोज़ डाले हैं। मैं उसे फिनिश नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ सम रीज़न, क्योंकि मेरे कज़न जो था वो रिकॉर्ड कर रहा था, लॉकडाउन का समय था और मेरे पास में वो कैमरा नहीं है और वो अपने सिटी चला गया लॉकडाउन के बाद में। पर भी अगर आप इनिशियल 3 या 4 लेक्चर उसके देख लेते, आपको पूरा देखने को भी नहीं बोल रही हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि NCERT से कैसे मैम मेंस का पॉइंट निकालने बोल रही है, लोग तो बोलते हैं कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, तो देखिए NCERT के बुक को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। उसकी जो लैंग्वेज है वो सिंपल लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने में ये बुक एक्सपर्ट है, ठीक है। इसलिए NCERT का ही लैंग्वेज, जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है ना और आपकी अगर मेमोरी पावर अच्छी है, तो आप NCERT के लैंग्वेज को कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा रट के, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। तो NCERT को यूज़ कैसे करना है, मेरे स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर भी देख लीजिए आप। अगर स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर उसमें आप स्टोन एज देख लेंगे, मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है, इंडस वैली को मैंने कवर किया है, तो आपसे 2-3 मौर्यन एज तक अगर आप देख लेते हैं तो आपके पास में आपको ये आइडिया हो जाएगा कि NCERT से मेंस के स्पेसिफिक हमको पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है। तो ये इंडस वैली का भी सोर्स मैं आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT बोलूँगी। और इसके बाद में वैल्यू एडिशन कहाँ से करना है, एक बार घटना चक्र में देख लीजिएगा, वो बुक में मेंस के लिए कुछ एडिशनल पॉइंट होंगे तो आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। हालांकि घटना चक्र के भी जो एग्जाम्पल्स है ना, वो NCERT के एग्जाम्पल से मैच खाते हैं, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन वहाँ दी नहीं है। दी ओनली थिंग इज NCERT में आपको पैराग्राफ में दिया हुआ है और घटना चक्र में वो आपको पॉइंटर्स और क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में दिया है। तो जो आप NCERT में पढ़ रहे हैं उसे आपने आंसर में कैसे यूज़ करना है इसका आइडिया आपको घटना चक्र दे देगा। इसके साथ साथ में मैंने मेरे लेक्चर्स भी आप 1-2 देख लीजिएगा, वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। उसके बाद में वैदिक सोसाइटी के बारे में अगेन वो टॉप में आपको इकोनॉमिक कंडीशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कल्चरल कंडीशन, ये तो ओवरऑल 50-50 वर्ड्स आपको लिखना है वैदिक सोसाइटी के ऊपर। आपको बस स्पेसिफिक क्या चीज़ें लिखनी है वैदिक सोसाइटी में, ओरिजिन ऑफ आर्यन, फीचर्स ऑफ आर्यन कल्चर, बस 5-5 पॉइंट, ज़्यादा नहीं, ठीक है। वैदिक टेक्स्ट में भी 5-5 पॉइंट। आपको ऋग्वेद के हर वेद के अंदर कौन कौन से मंडल्स हैं ये सारा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल में आप 1-2 मंडल्स के नाम लिख दीजिए। ऋग्वेद जो है, सामवेद है, इनके जो भी स्ट्रक्चर है उसमें जो 4 वेद हैं, वो 4 वेद के अंदर वो स्पेसिफिक क्या क्या बताते हैं, बस उतना भी लिख दिए तो काफ़ी होगा। 1-2 एग्जाम्पल के साथ में, सारा कुछ याद नहीं करना है। सोर्सेस कहाँ कहाँ से है, सोसाइटी और कल्चर कैसी थी, ठीक है।
ज्योग्राफिकल फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं बोल रही हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा। वैदिक पीरियड का और लेटर वैदिक पीरियड कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ, इंपॉर्टेंट सिटीज़ कहाँ से कहाँ चेंजेस हुए, ये आपको पता होना चाहिए। सोसाइटी का इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन एंड स्ट्रक्चर, इसके साथ में किस तरीके का रिलीजन फॉलो होता था, कौन कौन सी फिलॉसफी डेवलप हुई, एंड साइंटिफिक डिस्कवरी। साइंटिफिक डिस्कवरी हर एक टाइम पीरियड में इंडिया को देखने को मिलेगी। इवन दो हम रूरल सोसाइटी थे तब भी पैरेलली हमने, हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बहुत बड़े स्कॉलर्स थे, जिसकी तुलना हम आज के साइंटिस्ट लोग से भी नहीं कर सकते। आज के साइंटिस्ट में आप बी इट इन द जर्मनी, बी इट इन यूएसए, वैदिक पीरियड के जो ऋषि मुनि ने जो डिस्कवर कर लिया है और जो साइंटिफिक डिस्कवरी करके उन्होंने लिख दिया है, उसके कंपैरिजन में आज का साइंस एंड आर्किटेक्चर एंड मैथमेटिशियन सारे कोई फेल है। ठीक है, तो इसलिए साइंटिफिक डिस्कवरी के ऊपर आपके पास में पॉइंटर्स होने चाहिए। इसके बाद में सेम चीज़ें जो ऊपर पढ़ी है वो महाजनपद एज एंड मौर्यन एज का भी आपको राइटअप याद होना चाहिए। बस मौर्यन एज में आप स्पेशल फोकस रखिएगा धम्मा के ऊपर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, इनके इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट्स, और अर्थशास्त्र जो है उसके ऊपर आप रखिएगा। मेगास्थनीज के ऊपर भी शायद क्वेश्चन आ जाए तो वो भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न में आप स्पेशल फोकस कहाँ देंगे, संगम एज, स्कूल ऑफ आर्ट है ना, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ से आया, इनके फीचर क्या हैं, दोनों के कंपैरिजन है ना। ये जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म के ऊपर, जैनिज्म के ऊपर आपके पास में 100 वर्ड होने चाहिए, 100-150 वर्ड। बुद्धिज़्म के ऊपर आपको 100-150 वर्ड होने चाहिए। इसके साथ साथ में दोनों के कंपैरिजन में 100-200 वर्ड होने चाहिए। ठीक है, गुप्ता, सातवाहन एंड चोला, इन सब के भी जो सोर्सेज है वो मैंने सिर्फ NCERT से करा है, और मुझे लगता है कि मेरे पास में इनफ पॉइंटर है, और वैल्यू एडिशन मटेरियल मुझे जहाँ जहाँ से मिला वहाँ से मैंने रेड पेन से अपने स्पेस छोड़ते जाइएगा जब आप नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये आने के बाद में अब जो इसी चीज़ का मिडीवल इंडिया अगर आप जाएंगे तो अगर आप एक एक राजा और महाराजा के ऊपर, दिल्ली सल्तनत के एक एक सुल्तान के ऊपर लिखने जाएंगे, आपका 1.5 महीने में भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, मिडीवल इंडिया का जो प्रीवियस ईयर आपका स्कोप कहाँ होगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर जो UPSC एंड UPPCS का। ठीक है, UPPCS का जो अपने 4 साल का और UPSC का पास 5 साल का, तो टोटल 9 से 10 साल का आप प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखना पड़ेगा। 2-3 क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया मेंशन इन द वैदिक लिटरेचर। ठीक है, वैदिक लिटरेचर के अंदर ज्योग्राफिकल फीचर है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या डेवलप हुआ था, किस नदी का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो देखिए इसको जब हम नोट्स बना रहे थे तो इतना स्पेसिफिक मेरे पास में राइटअप नहीं था। ठीक है, पर भी मुझे वैदिक पीरियड के बारे में क्या पता है और मुझे उसके ज्योग्राफिकल फीचर के बारे में क्या पता था, ये मेरे को 5 पॉइंट पता था का, मुझे बहुत स्पेसिफिक याद नहीं आ रहा था। ठीक है, जैसे रिवर के नाम हो गए, माउंटेन, ऋग्वेद ने कौन से माउंटेन के बारे में क्या नाम दिया है, ये सब याद नहीं आ रहा था। ठीक है, इनफैक्ट अगर प्री के लिए अगर देखे होगे वो जो रिवर्स के नाम है ना, तो उसमें हमको स्पेसिफिक रिवर के नाम इंडिया में मैं मैच द फॉलोइंग में मैच कर सकती हूँ, बट मुझे स्पेसिफिकली मगअप नहीं था कि उसकी स्पेलिंग क्या है, तो मैं वहाँ पे वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि जहाँ पे रॉन्ग स्पेलिंग लिखूँ किसी भी रिवर का। तो मेरा जो आंसर है ना लगभग कुछ इस तरीके से ही था। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, वैदिक पीपल कॉल्ड देमसेल्फ आर्यन एंड देयर ज्योग्राफिकल सेटलमेंट इंक्लूड्स द प्रेजेंट डे यूपी हरियाणा। ये तो आपको भी पता है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को वैदिक से ऋग्वैदिक में बोल दूँ या इंडस वैली में बोल दूँ, या फिर मैं आपको बोलूँ कि मौर्यन कहाँ पे सेटल हुए हैं, तो आप मौर्यन एज का प्रेजेंट डे अगर ज्योग्राफिकल मैप में लोकेट कर सकते हैं तो आप करंट डे जो भी यूपी, जैसे मौर्यंस कहाँ पे थे, राइट, तो मौर्यन अपने गैंगेटिक वैली के साइड में थे, तो वहाँ पे आप लोकेट कर सकते हैं उनको। ठीक है, और कुछ सिटीज़ का नाम डाल दीजिए, यूपी में थे ही थे, बिहार में उनका एक्सटेंशन था, MP में था, है ना। महाजनपद पीरियड याद है, 16 महाजनपद का मैंने आपको मैप में लोकेट करना दिखाया। अगर आपको वो मैप भी याद हो जाता है तो आप मतलब ऊपर से आप लोकेट कर सकते हैं मॉडर्न एज को। उसके बाद में मैंने क्या किया, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर। ठीक है, ये तो हमारे क्वेश्चन से था, तो मैं जनरली ऐसे हेडिंग, ये मुझे आलोक ने सिखाया है कि इंट्रोडक्शन देने के बाद में जो भी क्वेश्चन में पूछा होता है डायरेक्टली उसे हेडिंग बनाओ और आंसर लिखना चालू कर दो। कुछ ऊपर नीचे से अपने दिमाग नहीं चलाना है, अपना एडिशनल पॉइंट नहीं डालना है। आपको यहाँ पे नहीं डालना है कि वैदिक लिटरेचर में क्या इंक्लूड है, कि वैदिक ज्योग्राफिकल फीचर, मतलब अपने दिमाग से आपको हेडिंग नहीं डालनी है। जो क्वेश्चन में पूछा है उसे आप हेडिंग डालने के बाद में आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर मैंने सब हेडिंग डाला। देखिए वैदिक लिटरेचर तो 2 ही है, एक तो ऋग्वेद और एक लेटर वैदिक। तो मैंने ऋग्वेद के से स्टार्ट किया और मुझे इतना पता था कि ऋग्वैदिक पीरियड में जो है ना
टूवर्ड्स द वेस्टर्न साइड ऑफ जो गैंगेटिक वैली था उस पे ज़्यादा फोकस था। एंड लेटर वैदिक कहाँ पे आने लगे, लेटर वैदिक गंगा अपने जो यूपी का पार्ट है, प्रेजेंट डे यूपी और बिहार में भी उनका एक्सटेंशन होने लग गया था, इतना मुझे पता था। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड में जितनी भी रिवर होगी उसका नाम डाल दिया। तो वैदिक मैंने क्या लिखा, ऋग्वैदिक पीरियड में मेंशंस द नेम ऑफ सेवरल रिवर्स और उसका एग्जाम्पल। हालांकि अगर आपको इसमें मेरे से आप बेटर आंसर कब बना लेंगे, अगर आपके पास में ऋग्वैदिक पीरियड में रिवर के 3-4 नाम पता होंगे जो कि ऋग्वेद के हिसाब से होंगे, कि ऋग्वेद में गंगा को क्या बोलते थे, सरस्वती को क्या बोलते थे, काबुल को क्या बोलते थे, ठीक है। अगर आपको ये पता होगा तो ये ज़्यादा बेटर आंसर रहेगा, बट क्योंकि मेरे को उस समय याद नहीं आ रहा था तो मैं जेनरिक आंसर बनाया। उसके बाद में जोग्राफिकल फीचर में आप सोचिए ना, जोग्राफिकल फीचर में क्या होता है, एक तो आपका कौन सा लैंड फॉर्म में वो होता है, तो लैंड फॉर्म में आपका माउंटेन आ जाएगा तो प्लेन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कौन से रिवर है और कौन सा सी है। इसके अलावा जोग्राफिकल फीचर में क्या, पहाड़ होते हैं, नदियाँ होती हैं और उसके साथ साथ में प्लेन होते हैं, प्लेन के साथ में समुद्र होता है। यही 4 को तो आपको मेंशन करना है। और ऋग्वैदिक पीरियड में क्या क्या एरिया टच था, अगर आपको वो पता होगा तो आप लिख सकते हैं। तो मैंने उसके बाद में सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा कि जोग्राफिकल बाउंड्री ऋग्वैदिक में, हालांकि मुझे नहीं पता कि ये ऐसी बाउंड्री होती है कि नहीं होती है, उसमें ऋग्वेद में लिखा है कि नहीं लिखा है, बट मेरे हिसाब से यार अगर कोई वैदिक कोई भी लिटरेचर करेंटली इंडिया को डिफ़ाइन करेगा तो इंडिया को कैसे डिफाइन करेगा कि इंडिया का जो नॉर्दर्न बाउंड्री है वो अपना हिमालय है, सदर्न बाउंड्री कन्याकुमारी है, वेस्टर्न बाउंड्री ये है एंड ईस्टर्न बाउंड्री ये है, ऐसा डिफाइन करेगा। तो ऋग्वेद का भी अगर आपको ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन पता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप नॉर्दर्न एक्सटेंशन में आप हिमालय डाल दीजिए, सदर्न एक्सटेंशन में अरावलीज, क्योंकि ऋग्वेद जो था आपने सदर्न इंडिया तक नहीं फैला था, तो मैंने सदर्न एक्सटेंशन अरावली डाल दिया जो कि एमपी का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ईस्टर्न एक्सटेंशन अपना तिब्बत डाल दिया था और वेस्टर्न एक्सटेंशन अफगानिस्तान डाल दिया था, ठीक है। उसके बाद में हाँ मैंने एक ये अपने घटना चक्र में था, आई थिंक लूसेंट की बुक में था ये, ठीक है। तो ये मेरे को ध्यान था कि ऋग्वेद में ना समुद्र का मेंशन नहीं है, और समुद्र का मेंशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेटर वैदिक पीरियड में, तो मैंने उसको वो पॉइंट मुझे ध्यान था। अगर आपको ये पॉइंट ध्यान नहीं होगा तब भी आप 3 पॉइंट भी लिखते हैं तो काफ़ी होगा, ठीक है। उसके बाद में माउंटेन्स क्या क्या मेंशन है, हिमालयाज, अरावलीज एंड सतपुराज, ये ऋग्वेद में। इसके बाद मैंने क्या किया था, सेकंड, ये तो मैंने पहले पेज में भर दिया, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख के मैंने भर दिया था। सेकंड पेज में मैंने मैप में लोकेट कर दिया कि ऋग्वेद का रिवर डाल दिया, माउंटेन डाल दिया, उसके एक्सटेंशन डाल दिया। उसके बाद में जो नेक्स्ट सब हेडिंग थी मेरी बी पॉइंट करके लेटर वैदिक पीरियड, और लेटर वैदिक पीरियड में मैंने गंगा गैंगेटिक वैली का मेंशन कर दिया, बिहार के 1-2 लोकेशन डाल दिए, और वो सब डालने के बाद में उसे मैप में शो कर दिया और उसके बाद में कंक्लूड कर दिया मैंने, ठीक है। दिस वाज द ये मेरा आंसर था। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था बहुत स्पेसिफिक, इवन दो मैंने रिवर्स के नाम पढ़े हैं, इवन दो महाजनपद एज में जो चीज़ें जो नाम है ना अलग अलग माउंटेन के नाम, ये सब नाम पढ़े हैं, बट वहाँ पे ऐसे स्पेसिफिकली पूछ दिया जाए ना तो आंसर बनाते बनता नहीं है। तो ये जेनरिक लिखा था मैंने, पर भी लिख के आया है, और मुझे लगता है कि इसमें मुझे अगर बिलो एवरेज भी मार्क्स मिले तो मैं खुश होंगी इस चीज़ से, ठीक है। तो देखते हैं अब कैसा आया है मार्क्स उसके बाद का, बट दिस इज़ व्हाट यू कैन डू अगर आपको थोड़े बहुत भी इन्फॉर्मेशन पता है तो हम बात कर रहे थे मिडीवल का, बहुत कम स्कोप रखिएगा, स्कोप लिमिटेड टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यूपीएससी के लास्ट 5 ईयर्स एंड यूपीपीसीएस के लास्ट 4 ईयर्स के क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। इनफैक्ट अगर आप देखिएगा यूपीपीसीएस में मिडीवल इंडिया के बारे में पूछा क्या है, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम रेडी नहीं रहेंगे, थोड़ा बहुत ओवरऑल स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा तो उसके लिए रेडी रहिएगा। उसके बाद में आप स्पेसिफिक टू दिल्ली सल्तनत का हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई, पहली बात ये, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, सोशल कंडीशन क्या थी, उसके साथ में वो रिलीजन क्या फॉलो करते थे, स्टेट रिलीजन क्या था इंडिया के हिंदुओं लोग के लिए क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ में थोड़ा बहुत आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में एक दो एग्जाम्पल याद रेडी रखिएगा। सेम विथ मुगल्स में भी आप अकबर, जहांगीर एंड औरंगजेब को ही स्टार्ट में ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए अभी तक तो मिडीवल इंडिया से पूछा नहीं है, तो मान लो अगर पहला क्वेश्चन मिडीवल इंडिया से पूछेगा तो पहली बात तो वो ओवरऑल पूछेगा, ओवरऑल पूछने के बाद में अगले साल अगर आएगा तो स्पेसिफिक किंग के बारे में पूछेगा। तो दिल्ली सल्तनत में भी अगर आपको स्पेसिफिक किंग के बारे में जानना होगा तो जो कॉमन किंग्स हैं ना, जो इंपॉर्टेंट किंग्स हैं, ठीक है, खलजी डायनेस्टी के बारे में जो अलाउद्दीन खिलजी था वो एक स्पेसिफिक ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ में आपका जो आखिरी में आ जाता है बलबन लिख लीजिएगा। फिर तुगलक में आप फिरोज शाह तुगलक के बारे में, क्योंकि उसने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, तो 3-4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग है ना उसका बस 3 या 4 एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आपको कलेक्ट नहीं करने हैं।
4 पॉइंट और जो भी इंपॉर्टेंट किंग है। मुझे लगता है अगर मुगल का ओवरऑल पूछेगा, अगर ओवरऑल आर्किटेक्चर के बारे में पूछ लिया या फिर ओवरऑल इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में पूछ लिया, क्योंकि अभी बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, जब ओवरऑल पूछने के बाद ही स्पेसिफिकेशन में जाता है, ऐसा पैटर्न रहा है। लक खराब रहेगा तो आपको स्पेसिफिक पूछ लेगा, स्पेसिफिक पूछा तो वहीं पे आप दिमाग लगाइएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर किसी टाइम पीरियड के बारे में आपको 5-6 पॉइंट पता है तो उसी को स्पेसिफिक किंग को लेकर भी आप बना सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा बहुत मराठा के बारे में जान लीजिएगा, ठीक है। इतना हालांकि मुझे नहीं लगता कि मराठा तक पहुंचने वाला है, स्टिल मैंने यहाँ पे लिख दिया। यूपी पीसीएस में तो इतना डीप में नहीं जाएगा। अगर हाँ इसी का स्कोप अगर आप यूपीएससी बोलते हैं तो यूपीएससी में थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ता है, बट यूपीएससी के लिए इस बार वाले अटैम्प्ट में इतना काफ़ी होगा, ठीक है। अच्छा, ये मैंने ऐसी एग्जाम्पल लिख दिया था कि अगर मान लो स्पेसिफिक टू साइंटिफिक डिस्कवरी का पूछ लिया और आपको बहुत अच्छे से पता नहीं है, स्पेसिफिक टू मैथ्स पूछ लिया, स्पेसिफिक टू साइंस पूछ लिया, तो यहाँ पे जैसे आपको कुछ नहीं पता जेनरिक क्या बना देंगे, तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा, मदर इंडिया हैज़ गिवन बर्थ टू मैनी स्कॉलर्स हु हैव एक्सेल्ड इन द वेरियस फील्ड। और अगर मैथ्स के बारे में पूछ लिया है तो एग्जाम्पल मैथमेटिशियन और उसके एग्जाम्पल दे दीजिएगा। आर्यभट्ट, भास्करन एंड ब्रह्मगुप्त के बारे में तो सबको पता है, तो ये अगर आपको जेनरिक पता है नाम तो ये आपका इंट्रोडक्शन बन गया। मगर आपको एक दो डिस्कवरी इनका स्पेसिफिक पता है तो इंट्रोडक्शन कैसे बन जाएगा। वन कैन नॉट इमेजिन द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ अगर मैथ्स लिखा है तो मैथ्स, साइंस लिखा है तो साइंस, मेडिसिन लिखा है तो मेडिसिन, आयुर्वेद लिखा है तो आयुर्वेद। यहाँ पे आप फिल इन द ब्लैंक्स में कर देंगे। विदाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन या इंडियन आयुर्वेदिक ऋषि मुनीस, या फिर आप इंडियन आपके क्या सर्जन्स हो गए, ठीक है। उसके बाद में अगर मैथमेटिशियन का लिखना होगा तो मैंने आर्यभट्ट लिख दिया, उसका 1-2 एग्जाम्पल लिख दिया, भास्कर लिख दिया, 1 एग्जाम्पल लिख दिया, ब्रह्मगुप्त का 1 एग्जाम्पल लिख दिया। तो देखिए आपको भास्करन 2 के बारे में सिर्फ 2 पॉइंट भी पता है तो आप 2 पॉइंट भी लिख देते हैं ना, तो आपके एवरेज आंसर को अबव एवरेज बनाने में ये 1 एग्जाम्पल काम आ जाएगा, क्योंकि आपने एग्जाम्पल दिया है और उसके बाद में स्पेसिफिक टू 1 एग्जाम्पल को आपने स्पेसिफाई कर दिया है। तो यहाँ पे ना इसलिए मैं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं कलेक्ट करना है, मगर 2 पॉइंट कलेक्ट करना है, उस 2 पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ठीक है, ये पूरा आपका स्पेक्ट्रम की बुक से कंप्लीट हो जाएगा। स्पेक्ट्रम की बुक पढ़िए, टॉपिक वाइज दिया हुआ है, हर टॉपिक के ऊपर 5-5 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एक बार आप बुक पढ़ लीजिए, उसके बाद में जो पीछे समरी दिया है ना, वो समरी में भी 5-5 पॉइंट दिए ना, वो 5 पॉइंट के बाद में बस एक एग्जाम्पल आपको अगर याद आ जाता है या डेट याद आ जाता है तो वो आपका बेटर आंसर बन जाएगा। तो पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 आपको स्पेक्ट्रम से पढ़ना है। उसके बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन के ऊपर आपको जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो अपने जो 4 स्टेट जो परेशान किए थे, हैदराबाद हो गया और हमारा जो गुजरात को कैसे लिया, जूनागढ़ को एंड जम्मू एंड कश्मीर को, ये आपको 3 पॉइंट पता होना चाहिए। और भोपाल के राजा ने भी थोड़ा ऊपर नीचे किया था, उसको भी हमने कैसे कंसोलिडेट किया था, तो ये 4 स्टेट के नाम याद रख लीजिए। और इसके बारे में हालांकि एक बुक है, आई थिंक बिपिन चंद्रा की बुक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, उसका टॉप 4 चैप्टर पढ़ने आपको बोला जाता है यूपीएससी वालों को। मगर आपको वो नहीं भी पढ़ना है तो पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन यूपीएससी एज वेल एज रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री यूपीएससी, ऐसे करके 2 टॉपिक को अगर गूगल सर्च करते हैं तो वेबसाइट्स लाइक बायजूस एंड दृष्टि ने भी इनफ कवर किया है कि आपको इनफ पॉइंटर्स यहाँ से मिल जाएंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर आपको आंसर बनाना आना चाहिए, इसके ऊपर इसका स्कोप नहीं जाएगा, ठीक है। अब जो पॉइंट नंबर 5 है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने सिर्फ और सिर्फ जो घटना चक्र की बुक में दी थी ना वहीं से कवर किया है, उसके बियॉन्ड मैंने स्कोप नहीं किया। मैंने आई जस्ट मेक इट अ पॉइंट कि जो यहाँ पे टॉपिक लिखा है, क्या क्या टॉपिक लिखा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, रिड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्री, सोशलिज्म, नाजिज्म, फासिज्म, और उनका इफेक्ट किस टाइप का था और उसका इफेक्ट इन द सोसाइटी। सिलेबस से हर एक पॉइंट से नोट्स बनाने की बात। अब आपको क्या करना है, जब भी आपको नोट्स बनाना है तो आपको कम से कम थोड़ा सा स्पेस साइड में छोड़ना पड़ेगा। फिर आती है बात हर सब्जेक्ट की वैल्यू एडिशन की, कि वैल्यू एडिशन कहाँ से करना है, ठीक है, वैल्यू एडिशन कहाँ से करना है। तो वैल्यू एडिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक कोचिंग सेंटर जो वैल्यू एडिशन की बुकलेट लेके आती है, ठीक है। मैंने आई थिंक कल टेलीग्राम में ओनली IAS का शेयर किया है और मैंने आपको बताया भी है कि बुकलेट अगर आप पढ़ने जाएंगे तो देखिए 100 पेज की बुकलेट होती है, उसको आपको वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ना है, उसको आपको सिर्फ स्कैन करना है, ऊपर से ओवरऑल देखना है और 3-4 एग्जाम्पल वहाँ से निकाल लेने हैं जो कि आपके नोट्स का पार्ट नहीं है।
बेस्ट पार्ट क्या होता है कि जब भी कोई भी कोचिंग सेंटर आपको अपडेटेड मटेरियल देती है तो वो टॉपिक वाइज देती है, स्पेसिफिक टू सिलेबस। वहाँ पे ऊपर लिख देती है कि जो वो लिखा गया है वो किस टॉपिक को बिलोंग करता है। तो आप भी जब आप जब भी वैल्यू एडेड मटेरियल पढ़ेंगे, टॉपिक पे जाइए, फिर उस टॉपिक का अपने नोट्स पे जाइए और फिर देखिए कि जो वैल्यू एडिशन में जो 4-5 एग्जाम्पल है ना, वो आपके नोट्स में है कि नहीं। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वैल्यू एडेड से आप ये पीछे मत पड़ जाइएगा कि जो मटेरियल में एग्जाम्पल दिया है एवरी एग्जाम्पल शुड बिकम पार्ट ऑफ योर नोट्स। नहीं, नोट्स की भी ना अपने आप को ना आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि अगर आपने देख रहे हैं ना कि एक टॉपिक पे 5-6 एग्जाम्पल हैं, तो फिर यार मूव ऑन करिए। उस टॉपिक पे 5 एग्जाम्पल है, वहाँ पे एग्जाम्पल कलेक्ट करने से ज़्यादा एग्जाम्पल रिप्रोड्यूस करने में आपको ध्यान होना चाहिए। और रिप्रोड्यूस कैसे करना है इसकी भी एक टेक्निक होती है, ठीक है। डेटा को रिप्रोड्यूस करना है उसकी भी एक टेक्निक होती है, मगर ये ना अपन लेटर स्टेज में करेंगे। तो देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, जब मैंने आपको ये टॉपिक के बारे में बताया, आई होप ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी कि किस तरीके से आपको टॉपिक का एग्जाम्पल, तो अभी तो आप बनाने जाएंगे GS1 GS2 GS3, मेरे ख्याल से 10 से 12 दिन लग जाएंगे इसको बनते हुए। तब तक आपका प्री का रिजल्ट भी आ जाएगा। जैसे ही प्री का रिजल्ट आता है, जब मेंस लिखने की बात आती है, तब मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम्पल्स और डेटा को इंटरनलाइज कैसे करना है। जब तक आप उस चीज़ के पीछे, जब वो एग्जाम्पल को आंख बंद करके याद नहीं करेंगे ना, तो वो आपके अंदर इंटरनलाइज नहीं होगा। अनलेस द एग्जाम्पल बिकम्स इंटरनलाइज उस टॉपिक को लेकर, मतलब जहाँ भी अगर आपके टॉपिक में दिमाग में आ जा, जैसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक की बात हो रही है, NGO की बात हो रही है, NGO की बात होते ही अगर NGO प्रथम का नाम या फिर अपना हेल्पेज इंडिया का नाम अगर आपको नहीं आ रहा है, तो व्हाट्स द पॉइंट कलेक्टिंग द नेम ऑफ ऑल द NGOs। आप लिस्ट में कलेक्ट कर लीजिए 50,000 NGOs, उसको अगर मगर आप जैसे NGO का नाम आते ही आपकी आंखों के सामने विजन में दिमाग की जो स्लेट होती है ना, उस पर अगर आपको 1 2 3 NGO के नाम नहीं आते हैं, तो देर इज़ नो पॉइंट कलेक्टिंग द एग्जाम्पल्स इन द फैक्ट इन द फैक्चुअल फिगर्स, ठीक है। तो जो लिख रहे हैं, जैसे इनइक्वालिटी की अगर बात आती है, तो इनइक्वालिटी के जैसी बात आएगी आपकी आंखों के सामने जेंडर गैप रिपोर्ट का आपको रैंकिंग आ जाना चाहिए। पावर्टी की बात आ रही है तो फट से आपको मल्टी डिमेंशनल पावर्टी की बात आ जाना चाहिए। जैसे ही आपका हंगर की बात आता है तो आपको बिल्कुल 101 आया है, 92 से 101 आ गए हैं हम, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जब तक आप डेटा के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में बैठ के कुछ समय बिताएंगे, तभी ये चीज़ें आने वाली हैं। एंड जब एक बार इंटरनलाइज कर लेंगे, उसके बाद में हमें जब आंसर राइटिंग करते हैं, तो आंसर राइटिंग भी हमें हमारे नोट्स में वैल्यू एडिशन की हेल्प करती है। कैसे करेगी? जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तो मॉडल आंसर आएगा। मॉडल आंसर तो हम सबको पढ़ना होता है, तो वो मॉडल आंसर हो जो, अगर आपने पेड टेस्ट सीरीज़ दी है तो उस पेड टेस्ट सीरीज़ का जो कमेंट आता है, उन लोग अगर कमेंट में एक्स्ट्रा एग्जाम्पल डालते तो उसको आप अपने नोट्स का पार्ट बना लीजिए। जो आपके मॉडल आंसर में लिखा हुआ है, जो आपके नोट्स का पार्ट नहीं हो, आपको लग रहा है कि वो ज़्यादा बेटर पॉइंट है एज़ कम्पेयर टू जो मैंने पॉइंट लिखा है। जैसे कि मैंने आपको एक बार एग्जाम्पल दिखाया था लास्ट वाले वीडियो में कि कैसे मैंने ओशनिक करंट का डेफिनेशन लिखा था, उसके बाद में मुझे किसी और का डेफिनेशन पसंद आया था, तो मैंने उसको काट के जो छोटा डेफिनेशन होता है, मैं जनरली उसकी तरफ जाती हूँ, तो वो लिख लिया था। तो वैसे आप अपना आपको थोड़ा सा कटवट करना पड़ेगा, आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे, एडिशन करना पड़ेगा। बट फिलहाल आपको सबसे पहला जो बेसिक काम है वो ये है कि हर टॉपिक के पीछे आपके पास में 50 से 100 वर्ड होने पड़ेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे, जब आप ये पूरे प्रोसेस में जाते हैं, आंसर राइटिंग के, वैल्यू एडिशन मटेरियल पढ़ते हैं, तो आप उसमें कम से कम 30 से 40 अच्छे वर्ड ऐड करेंगे पर टॉपिक, जो कि एग्जाम्पल के तौर पे होंगे। तो आपके पास में हर एक टॉपिक के लिए 200 वर्ड का आपके पास में राइटअप होगा। उसके बाद में वो 200 वर्ड जब आप पढ़ते जाएंगे, जब आप 3 या 4 रिविजन करेंगे ना, तो उसके बाद आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी याद हो जाता है। फिर जाके आप जो 3 या 4 रीडिंग जब आप कर लेंगे अपने नोट्स के, उसके बाद वो नोट्स रीडिंग करने के बाद में 1-2 टेस्ट दे देंगे फुल लेंथ। वो होने के बाद में आपको समझ में आएगा कि आपको वो कौन सा फैक्ट है जो आपको लास्ट डे पे पढ़ना है, जो एक पेपर है और 2 पेपर के बीच में जो हमको गैप मिलता है ना, उसमें तो उस चीज़ को आपको फिर मार्कर से हाईलाइट करना है। तो हाईलाइटिंग विथ मार्कर और अंडरलाइनिंग विथ रेड पेन लिखे। आप जो नोट्स बनाएंगे वो ब्लू और ब्लैक पेन से बनाइएगा। रेड पेन और जो मार्कर रहेगा वो आपका एकदम लास्ट में यूज़ करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको 16 सितंबर को अगर आपका एग्ज़ाम है, तो आप 10 सितंबर या फिर 5 सितंबर को जो आप पढ़ेंगे ना, तब आपको कि इस प्रोसेस में आप देखेंगे जो नए स्टूडेंट है स्पेसिफिकली, आप ये भी पाएंगे कि आपने बहुत सारा एडिशनल नोट्स बना लिया जिसकी आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि जब आप पहली बार लिखते हैं तो आपको लगता है कि आप जेनेरिक पॉइंट भी नहीं बना पाएंगे।
तो आप जेनरिक पॉइंट को भी अपने नोट्स का पार्ट बनाते हैं कि रट लेंगे, ठीक है। बट जैसे ही आप 4-5 टेस्ट दे देते हैं, आपको इतनी एक्सपर्टीज़ आ जाती है कि आप जेनरिक पॉइंट लिख सकते हैं। तो उसके बाद जब आप अपने नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये कैसा नोट बनाया, काहे को मैंने जेनरिक पॉइंट लिख दिया, है ना। तो बी रेस्ट अश्योर कि जो भी आप नोट्स बना रहे हो उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स होने हैं, तो थोड़ा थोड़ा इनफ स्पेस रखिएगा। कोशिश करिएगा कि लूज़ पेज में बनाइएगा, ताकि अगर आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा, कोई कभी ऐसा होता है ना कि एक टॉपिक के पीछे बहुत ही घटिया नोट्स बन गए, और अभी आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब 1 महीने की जर्नी पे निकले हैं, 4-5 टेस्ट दे दिया है, तो आपको तब समझ में आ गया कि बेटर नोट्स कौन से होंगे। तो उस टॉपिक को काट के ऑल टुगेदर न्यू नोट्स आप बना सकते हैं, ठीक है। ट्रायल एंड एरर वाली जर्नी होने वाली है, स्पेशली जो पहले फर्स्ट अटैम्प्ट वाले स्टूडेंट हैं। मेरा खुद का फर्स्ट अटैम्प्ट था, मेरा मेंस का, मेरा बहुत सारा छूटा है। मैं बिल्कुल ब्रैग नहीं करूँगी, मैंने बहुत सारी मिस्टेक करी है। कॉमन क्वेश्चन को, मतलब मेरे पास में तो गाइडेंस भी था, पर्सनल गाइडेंस होने के बाद भी यार आप हर चीज़ फॉलो नहीं कर पाएंगी, आप बी रेस्ट अश्योर। बट एटलीस्ट जब आप सुनते हैं सामने वाले के, और स्पेशली जो मिस्टेक करते हैं ना, जब इंसान मिस्टेक करता है और वो मिस्टेक शेयर करता है ना, पता नहीं वो ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम मिस्टेक से बहुत जल्दी सीखते हैं, किसी के सक्सेस से बहुत देर से सीखते हैं। अगर आप इलॉन मस्क की बात जाएंगे ना, जो उसका फर्स्ट टाइम में सक्सेस हो गया ना, वो स्टोरी बहुत फेमस नहीं है। बट इलॉन मस्क की वो स्टोरी फेमस है कि वो किस तरीके से सिर्फ 3 घंटा सोता है ना, कि उसने किस तरीके से रिस्क लिया, या फिर उसका कौन सा प्रोजेक्ट फेल हो गया। अगर आप आइंस्टाइन की भी बात जाएंगे, जिसकी भी आप बात करें ना, उनकी फेलियर स्टोरीज़ जो होती है वो ज़्यादा फेमस होती है, बिकॉज हम फेलियर से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, है ना। तो आप अपने लिए भी रेडी रहिए, परफेक्ट कोई भी नहीं होने वाला है। बट आप अगर कुछ चीज़ें फॉलो करते हैं, कुछ नंबर ऑफ़ टेस्ट फॉलो करते हैं, और कुछ अगर आपके पास में एग्जाम्पल के साथ में नोट्स रेडी होते हैं, तो आप वहाँ जाके सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएंगे। और आपको ब्राउनी पॉइंट्स कब मिल जाएंगे कि अगर आपको ऑप्शनल टेक्निकल बैकग्राउंड का है, PCMB वाले ऑप्शनल है, लिटरेचर वाला ऑप्शनल है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो नाम है ना वो रैंकिंग में आएगा, इसकी गारंटी हो सकती है, ठीक है। तो इसके साथ में GS1 कंप्लीट हुआ। आप आई होप GS3, GS2, GS1 के नोट्स आप बनाना चालू कर दिए होंगे। इसके बाद मैं लेके आऊँगी GS4 का जो अप्रोच है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। GS4 के अप्रोच में थोड़ा, वो भी न्यू स्टूडेंट लोग के लिए, ठीक है। वो होने के बाद में फिर हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे कि बिगिनर्स को कैसे करना चाहिए। जब मैंने बिगिन किया था तो कौन से क्वालिटी के आंसर लिखती थी, मैं आपको वो भी दिखा दूंगी, और उसके साथ साथ में क्या करना है, मैंने क्या किया, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैसे इंप्रूवमेंट आई, ये आपको डिस्कशन हो जाएगा आंसर राइटिंग में। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। जय हिंद।